हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आइए आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में साइंस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जा चुका है बीपीएससी का। ठीक है, आज हम लोग साइंस वाले सेक्टर को देखेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी 5-7 क्वेश्चन करवाऊँगी, इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊँगी, ये सारा क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? क्या सल्फ्यूरिक अम्ल? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे क्या कहा जाता है? जिसे HCl भी कहा जाता है, ये पेट में स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? पेट में स्रावित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान होता है 0.5 से 1.5 तक इसका pH मान होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? अगर आपसे इसका कार्य पूछ लिया जाए कि HCl का कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम को एक्टिव करना इसका काम है। ठीक है, उसे सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है और रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध के पाचन को प्रारंभ करता है। ठीक है, इन दोनों का कार्य क्या है? इन दोनों क्या करते हैं? तो मैं जस्ट बताई, इस पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। ठीक है, और इसे एक्टिव कौन करता है? तो इसे HCl एक्टिव करता है। कौन एक्टिव करता है? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और इसका pH मान क्या होता है? तो 0.5 से 1.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये भी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है पिछली बार। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दूरी को मापने में? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ओडोमीटर का। किसका किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है वाहन की गति मापने में। इसका उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? वाहन की गति मापने में स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत धारा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्रोनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये अत्यधिक सटीक समय को मापने में किया जाता है। किस में किया जाता है? अत्यधिक सटीक समय को बताता है कौन? क्रोनोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन भी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? शीनेबार किसका अयस्क है? तो शीनेबार पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का और कौन कौन सा अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम। कौन सा? कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और एल्यूमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है? तो डायस्पोर किसका अयस्क है? तो डायस्पोर भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, वहीं अगर लिमोनाइट की बात की जाए तो लिमोनाइट जो है ये भी लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का। पायराइट भी लोहा का ही अयस्क है, लेकिन पता नहीं बीपीएससी वाला किसको माना है, लेकिन ये दोनों लोहा का ही अयस्क है। ठीक है, और कौन कौन सा अयस्क होता है? लोहा का। आइए देख लेते हैं, 2-4 अयस्क है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का। मैग्नेटाइट ये भी लोहा का है। सिडेराइट तो ये भी लोहा का ही अयस्क है, और लिमोनाइट तो ये भी लोहा का ही अयस्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्लीहा ज्वार? तो ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को। किसे कहा जाता है? एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वार कहा जाता है। ठीक है, टाइफाइड किस चीज़ से होने वाली बीमारी है? तो टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बीमारी होता है? तो साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु नाम का कौन सा जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है, इसी से टाइफाइड होता है। और ये दूषित पानी, दूषित खाना से ये बीमारी होता है। किससे होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवाणु का नाम पूछा जाए, या फिर पूछा जाए कि टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, फंगस से, तो ये होता है जीवाणु से। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड बीमारी होता है। ठीक है, अगर वहीं कोलरा की बात की जाए, कोलेरा जिसको कहा जाता है, या कोलरा,
इसे हैजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैजा भी कहा जाता है। और ये किस जीवाणु से होता है? ये भी जीवाणु से होने वाला बीमारी है। किससे होता है? जीवाणु से होने वाला बीमारी है। ठीक है, कौन से जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु एक होता है, इसी से कोलरा या फिर हैजा नामक बीमारी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा? यानी कृत्रिम, ये पूछना चाह रहा है कि कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पहला तत्व कौन सा है। तो देखिए, नाम नहीं दिया है, उसका सांकेतिक रूप दे दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा तत्व है जिसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, यानी कि मानव के द्वारा तैयार किया गया था? टेक्नीशियम, जिसका सांकेतिक रूप क्या है? टीसी। क्या है? टीसी। ये टेक्नीशियम, एक मिनट, ये कौन सा है? टेक्नीशियम एक होता है तत्व, इसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। इसका सांकेतिक रूप क्या है? तो टीसी है। इसे कब तैयार किया गया था? तो 1937 में। कब तैयार किया गया था? 1937 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो कार्लो पेरियर एवं एमिलियो सेग्रे के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, कब तैयार किया गया था? 1937 में तैयार किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है जीवन का। अगर कोशिका की बात की जाए तो सर्वप्रथम कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक जो है ये किया था, कब किया था? 1665 में। लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया था। किस प्रकार की कोशिका की खोज किया था? मृत प्रकार का कोशिका की खोज किया था। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया था लीवेनहॉक ने। किसने किया था? लीवेनहॉक ने। और कब किया था? वो किया था 1674 में किया था। कब किया था? 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अगर आपसे जीवित और मृत नहीं पूछे और डायरेक्ट पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा, क्योंकि 1665 में सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। अलग की बात है, वो मृत कोशिका था, लेकिन सबसे पहले यही खोजा था। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो कौन सा गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल। ये गैर संपर्क बल है। क्या ये टच करता है? नहीं, दूर से ही ये बल लगाता है ना, तो ये गैर संपर्कीय बल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? सबसे कमज़ोर बल जो है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कमज़ोर बल कौन है, तो सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, तो सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है? नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल जो है ये सबसे मजबूत बल है। क्या है? सबसे मजबूत बल है। वहीं कमज़ोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये शायद 65वीं या 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। ठीक है, कूलम किसका इकाई होता है? तो कूलम विद्युत आवेश का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? तो ये विद्युत आवेश का इकाई होता है। ठीक है, कूलम विद्युत आवेश का इकाई होता है। वोल्ट किसका इकाई होता है? तो वोल्ट विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का इकाई क्या होता है? तो विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है विभवांतर का इकाई? तो विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, एम्पियर किसका इकाई होता है? तो एम्पियर जो है ये होता है विद्युत धारा का इकाई। किसका होता है? विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद 65, ये भी शायद 65वीं या 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मेडुला का कार्य क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है।
किस कार्य को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक कार्य जो होता है उसे नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्य इट मीन्स क्या? जैसे कि हृदय हो गया, ठीक है, हृदय का जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए और किसे नियंत्रित करता है, तो श्वास को, हम लोग जो सांस लेते हैं इसको कौन नियंत्रित करता है? इसे भी मेडुला नियंत्रित करता है। बीपी को कौन नियंत्रित करता है? तो बीपी को भी यही नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब जो कार्य हमारे बस में नहीं है, मान लीजिए सांस लेना या फिर हृदय की धड़कन जो है वो आपके नियंत्रण में है, ऐसा थोड़ी कि आप रोकना चाहोगे तो रुक जाएगा, फिर लेना चाहोगे तो मतलब लोगे, ऐसा नहीं होता। ये खुद से होता है, मतलब खुद से होता है। पलक का झपकना क्या आपके बस की बात है? नहीं। वोमिटिंग होना ये आपके बस की बात है? अगर आप वोमिटिंग आ गया एक बार तो आप रोकना चाहोगे तो हरगिज नहीं रुकेगा। तो ये सब अनैच्छिक कार्य है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके नियंत्रण में होता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा के। यानी कि जो भी अनैच्छिक कार्य है जो आपकी इच्छा से नहीं होता है वो सारे कार्यों को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है, ठीक है। सेरेबेलम की अगर हम बात करें तो सेरेबेलम को क्या कहा जाता है? इसे छोटा मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये शरीर का जो संतुलन है, बॉडी संतुलन को बनाता है। स्पीकिंग पावर किसके नियंत्रण में रहता है? तो सेरेबेलम के नियंत्रण में रहता है, ठीक है। और बॉडी संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? तो बॉडी संतुलन को भी नियंत्रित करता है सेरेबेलम, ठीक है। जो ड्रिंक करता है उसका क्या होता है? उसका सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है उस टाइम के। इसीलिए देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा कोई शराब पी लेता है, कंज्यूम कर लेता है शराब को, वो सही से चल नहीं पाता है, डगमगा के चलता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरेबेलम कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए उसका बॉडी बैलेंस में नहीं होता है और वो डगमगाने लगता है, इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है, या फिर वो सही से चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरेबेलम कंट्रोल में नहीं रहता। और आप देखते होंगे कि जब वो कुछ बोलता है ना तो वो बोल भी सही से नहीं पाता है, उसकी कहीं ना कहीं आवाज़ लड़खड़ाती है। क्यों लड़खड़ाती है? क्योंकि उसका सेरेबेलम कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए। तो स्पीकिंग पावर को कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम। बॉडी संतुलन को कौन बनाता है? तो सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम को क्या कहा जाता है? तो सेरेबेलम को छोटा मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि याददाश्त का केंद्र किसे कहा जाता है, तो याददाश्त का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेरेब्रम को। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम ही होता है, 2/3, ठीक है। 2/3 भाग सेरेब्रम होता है मस्तिष्क का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल ये सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसीलिए सिग्नल में किस कलर का यूज होता है? तो सिग्नल में यूज होता है लाल प्रकाश का। किसका यूज होता है? लाल प्रकाश का ही यूज होता है सिग्नल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और आप जानना चाहोगे इसके बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका आवृत्ति कैसा होता है? तो इसका आवृत्ति सबसे कम होता है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए इसमें पूछा गया तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल प्रकाश का। किसका होता है? लाल प्रकाश का। लेकिन अगर उल्टा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आवृत्ति किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आवृत्ति बैंगनी प्रकाश का होता है। किसका होता है? बैंगनी का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। और ऊर्जा भी सबसे अधिक उसी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का होता है, ठीक है। अगर आप आवृत्ति के अनुसार घटता क्रम देखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल। अर्थात बैंगनी का आवृत्ति सबसे अधिक, इसके बाद नीला का, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, ठीक है। इसे हम लोग विबग्योर से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? विबग्योर से, ठीक है। इसे हम लोग विबग्योर से याद रखते हैं। यानी कि V4 क्या होता है? वायलेट कलर। और I4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? I4 इंडिगो कलर, ठीक है। B4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्लू कलर। G4 ग्रीन कलर, Y4 येलो कलर, O4 ऑरेंज और R4 रेड कलर, ठीक है। यानी कि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, फिर नीला का, फिर ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर वहीं आवृत्ति की बात पूछा जाए, आवृत्ति घटते जाएगा। आवृत्ति सबसे अधिक बैंगनी का होगा, फिर नीला का, फिर आसमानी का, फिर हरा का, फिर पीला का और नारंगी, फिर ऑरेंज, ठीक है। क्या होगा? नारंगी फिर ऑरेंज, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत मोटर में क्या होता है, बताइए।
विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो पंखा को, पंखा क्या करता है, उसमें मोटर ही रहता है, वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, वहीं अगर आप जनरेटर को देखोगे तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में होता है, अर्थात मानव शरीर में कितना % लगभग पानी होता है। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। कितना % पानी होता है, 70%। अगर वहीं तत्व ही पूछा जाता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आइए हम क्रम ही बता देते हैं आपको। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, लगभग 65%। कितना % पाया जाता है, 65%। इसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन, कार्बन कितना % पाया जाता है, कार्बन लगभग 18.5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 18.5% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है, तो हाइड्रोजन लगभग 9.5 या 8.5% पाया जाता है। ठीक है, वहीं नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, नाइट्रोजन वो पाया जाता है 3.3% लगभग। कितना, 3.3% लगभग। तो आप क्रम याद रखिएगा। अगर तत्वों में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है, कार्बन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। और जल अगर आपसे पूछा जाए तो शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कट गया है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्या ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में तो न्यूट्रॉन होता है, तांबा में इसका नहीं होगा, नाइट्रोजन में ये भी नहीं होगा, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन इसका समस्थानिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्रोटियम, कौन सा समस्थानिक होता है, प्रोटियम, और कौन सा होता है, ड्यूटेरियम, क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। इसके बाद कौन सा होता है, ट्रिटियम, क्या होता है, ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक पाया जाता है हाइड्रोजन का। प्रोटियम के क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, जबकि ड्यूटेरियम के क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2। और वहीं ट्रिटियम की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक 1, जबकि परमाणु द्रव्यमान 2। यानी कि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन प्रोटियम में 1 भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम की बात की जाए तो ड्यूटेरियम का उपयोग किस में होता है, ड्यूटेरियम का उपयोग होता है भारी जल बनाने में। किस में होता है, भारी जल बनाने में। और भारी जल का उपयोग किस में होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में होता है, मंदक के रूप में। किसके रूप में होता है, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है, मंदक के रूप में। और भारी जल किससे बनाया जाता है, जिसे DTO कहा जाता है, तो ये बनाया जाता है ड्यूटेरियम से, यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक से भारी जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो ट्रिटियम है। कौन सा है, ट्रिटियम है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा ट्रिटियम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DNA की खोज किसने की थी, तो DNA की खोज क्या जेम्स वाटसन ने, नहीं, ग्रेगर मेंडल ने, नहीं, जोहानसन नहीं, हरगोविंद नहीं, तो फिर किया किसने था, इसमें ऑप्शन छूट गया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, ड्यूटेरियम का खोज, तो ड्यूटेरियम बोल रहे हैं, DNA की खोज। तो DNA की खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने ड्यूटेरियम की खोज की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा, इवन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म। और इसकी खोज 1969 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन एवं
क्रिक के द्वारा, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल की बात की जाए तो ग्रेगर मेंडल ने किसकी खोज की थी? ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिया था। किसका नियम दिया था? अनुवांशिकी का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ठीक है, वहीं अगर गोविंद खुराना की बात की जाए तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? अनुवांशिकी कोड का सिद्धांत दिया था। किसका? अनुवांशिकी कोड का सिद्धांत किसने दिया था? हरगोविंद खुराना ने, और ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला था 1968 में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्या है ट्राइग्लिसराइड? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है जो कहाँ पाया जाता है? तो ये मानव के ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव के, अर्थात एक मिनट, मानव रक्त में पाया जाता है। मानव ब्लड में कहाँ पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और हमारे शरीर का ये क्या करता है? प्रयोग कर ऊर्जा पैदा करता है। ये हमारे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होता है, किंतु अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक सिद्ध होता है। किसका? ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, अगर वहीं पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा था इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। खनिज की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, अर्थात कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है मानव शरीर में? तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए मस्तिष्क में कौन सा खनिज पाया जाता है? मस्तिष्क में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। कौन सा? सोडियम पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल शरीर में पूछा जाता है तो शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। ओके, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मेरा बस एक ही सिद्धांत है, आई मीन प्रीवियस क्वेश्चन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को पैटर्न पता चल जाए कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आप लोगों के मन के अंदर से डर निकल जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर जाके पढ़ रहे हो तो आप सही दिशा में पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम एग्जाम का बचा नहीं है, 1 मंथ मुश्किल से बचा है। तो इस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने का तरीका ढूंढिए, किस तरीके से कम टाइम में हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, जिसे स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़िए। इधर पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आप वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, अर्थात जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगाओगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा मिल जाएगा, उसी पैटर्न पे पढ़ना है। ठीक है, और देखती हूँ अगला कौन सा सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन लाऊंगी। मे बी साइंस का एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, इसके बाद कोई इकोनॉमी या फिर स्टैटिक जीके कोई करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।